नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रत्यय, बी समास, सी संधि या ऑप्शन डी उपसर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार को कहा जाता है परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संधि कहा जाता है। याद रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों ही व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें आता है य, र, ल और व। याद कर लीजिए, यह प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो य, र, ल और व ये चारों ही व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि अल्प प्राण वर्ण इनमें से कौन सा है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण होता है। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क वर्ग के अंतर्गत आता है। पहला वर्ण है क और तीसरा वर्ण है ग, और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म वर्ण है। ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यह वर्ण कहलाते हैं ऊष्म वर्ण। और ऑप्शन सी य, र, ल, व अभी आपको बताया था, य, र, ल और व कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये पूछे जाते हैं कि ऊष्म वर्ण कौन से हैं। तो याद रखिएगा, ऊष्म वर्ण होते हैं और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। आपको बताया था ऑप्शन सी। ठीक है, ये वर्ण कहलाएंगे अंतःस्थ और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ऊष्म वर्ण। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संधि, प्रत्यय, उपसर्ग या समास। तो सरल प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जो शब्द धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अनिल, कुसुम, कानन या बहन। तो देखिए, जंगल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानन। याद रखिएगा, जंगल का पर्यायवाची शब्द है कानन। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रुकना या ठहराना, बी बैठना, सी चलना या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहराना। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता का, बी वाक्य गठन सुंदर, सी लेखक की मनोदशा या डी लिखावट में सुंदरता। विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है? ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा, कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कथन या लिखावट की प्रभाव एवं स्पष्टता। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है।
ऑप्शन ए बहुत अनुभवी होना, अच्छे बुरे की पहचान बताना, या ऑप्शन सी दूर की बात जान लेना, या ऑप्शन डी शिकार में कुशल होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा, बहुत अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं संदेह, यमक, रूपक या भ्रांतिमान। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शंका होती है, शंका यानी संदेह, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही सही होगा। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ संदेह अलंकार होता है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है भ्रांतिमान अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, संभावना की जाए और संभावना की जाए वहां पर अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में नाक से अधिक श्वास निकलती है और मुख से कम? यहाँ पर प्रश्न पूरा नहीं है ये, और इसको पूरा कर लीजिएगा। प्रश्न कंप्लीट है कि निम्न में से किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में नाक से अधिक श्वास निकलती है और मुख से कम? ये कंप्लीट है प्रश्न, में यहाँ पर पूरा कर दूं, और मुख से कम। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, इस परिभाषा के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन पूछा गया है तो बी और डी तो राइट आंसर होगा नहीं। निम्न में से किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में नाक से अधिक श्वास निकलती है और मुख से कम? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुस्वार। ऑप्शन सी याद रखिएगा, अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है और अनुनासिक जो है एक स्वर ध्वनि है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन सी राइट होगा, अनुस्वार। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? ऑप्शन दिए गए हैं पुरुष, लिंग और वचन, या ये तीनों। तो राइट आंसर क्या होगा कि क्रिया का जो रूप है वह किसके अनुसार बदलता है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, यह तीनों, यानी पुरुष, लिंग और वचन, इन तीनों के अनुसार ही क्रिया का रूप बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, काल के बोध का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए वचन, क्रिया, संज्ञा या अव्यय। तो देखिए काल के बोध का संबंध किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया से। काल के बोध का संबंध किससे होता है? क्रिया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। तो आपसे पूछा गया है कि तुर्की भाषा का शब्द बताना है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा जापानी और कमरा जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि तुर्की भाषा का कौन सा है? कैंची। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं चंद्र बिंदु, या बी निर्नुनासिक, सी चांद बिंदु, या डी सिर्फ बिंदु। अनुनासिक व्यंजन को अन्य नाम क्या है? अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम है चंद्र बिंदु। ऑप्शन पहला ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन का जो अन्य नाम है वह है चंद्र बिंदु, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे, तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो ये है वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न चैनल पर कराए जा रहे हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।